नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र 2025 लेकर आ गए हैं, जो कि आपकी आने वाली 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती, पटवार भर्ती, बीएसटीसी भर्ती, पीटीईटी भर्ती या वीडियो भर्ती, यानी कि राजस्थान की जितनी भी भर्तियां 2025 के अंदर आने वाली है, उन सभी के लिए यह क्लास एक रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एवं राजस्थान अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं, जिनकी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जो कि जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी, वह कब हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, अप्रैल और 1874। दोस्तों 18 अप्रैल 1874 को राजस्थान की जयपुर रियासत के अंदर आगरा से और बांदीकुई के मध्य और मीटर गेज लाइन पर और रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में और दोस्तों अप्रैल और 1853 के अंदर मुंबई से थाने के बीच में 14 किलोमीटर की दूरी पर और रेल लाइन चलाई गई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी हुआ करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, प्रथम। दोस्तों अलोह खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत में राजस्थान ओवरऑल रूप से और पहले स्थान पर आता है। दोस्तों अलोह खनिजों के अंदर वो खनिज शामिल होते हैं जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जिनमें हम काउंट कर सकते हैं चांदी, तांबा और सोना आदि को। जबकि लोह खनिज वो खनिज होते हैं जिनके अंदर और लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे कि निकेल, क्रोमाइट और आयरन। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अलोह खनिजों के मामले में राजस्थान और ओवरऑल लेवल में पहले स्थान पर है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग और 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में उत्खनन किया जा रहा है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों राजस्थान को खनिजों का अजब घर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, नागरीदास। दोस्तों जो किशनगढ़ चित्र शैली है उसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था, यानी कि जिसके समय में और किशनगढ़ चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था, वह था नागरीदास। अगर दोस्तों हम नागरीदास की बात करें तो इनके द्वारा और प्रेम से संबंधित चित्र जो लघु चित्र हैं उनका निर्माण किया गया था। दोस्तों नागरीदास कोई और सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राठौड़ वंश के एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। दोस्तों इनके ही दरबार के जो एक चित्रकार थे उनके द्वारा प्रसिद्ध वणी ठणी का चित्र बनाया गया, जिसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस चित्र शैली में पीले रंग का प्रदान रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, बीकानेर शैली। दोस्तों बीकानेर शैली के अंदर और पीले रंग की अधिकता पाई जाती है, अर्थात इसके जो चित्र बनाए जाते हैं उनके अंदर और पीले रंग की मात्रा अधिक होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर और प्रमुख रूप से और 4 चित्र शैलियां पाई जाती हैं, जिसमें दोस्तों हम मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली और दोस्तों हाडोती शैली प्रमुख मानते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है वो मेवाड़ शैली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मनरेगा का पूरा नाम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो दोस्तों विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मनरेगा है उसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं मनरेगा योजना की। अगर दोस्तों हम मनरेगा योजना की बात करें तो दोस्तों यह योजना और 2005 के अंदर इसका अधिनियम लाया गया
वहीं दोस्तों और 2006 के अंदर और मनरेगा योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। वहीं दोस्तों 2009 के अंदर और इसका नाम परिवर्तन करके और नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी है वो जोड़ दिया गया। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना के अंदर और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिक होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, विश्व की पहिए पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबाण किस किले में रखी हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, जयगढ़। दोस्तों विश्व की और सबसे बड़ी जो तोप है वो जयबाण तोप वो जयगढ़ के किले में रखी हुई है। अगर दोस्तों अब इस तोप की बात करें तो इसका निर्माण और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा और दोस्तों 1720 के अंदर करवाया गया था। जबकि दोस्तों अगर हम जयगढ़ किले की बात करें तो जयगढ़ किले का निर्माण और 1667 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों यह किला हमें जयपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों अन्य ऑप्शन में नाहरगढ़ किला ये भी हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ का जो किला है दोस्तों वो हमें जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों तारागढ़ का किला हमें और बूंदी और अजमेर दोनों जिलों के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तोप है वो हमें जयगढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, झालावाड़ में मनोहर थाने का किला किन नदियों के संगम पर बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, परबन और कालीखाड़। दोस्तों जो झालावाड़ जिले के अंदर और मनोहर थाना का जो किला है दोस्तों वह परवन और कालीखाड़ नदी के और संगम पर बना हुआ है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने हर उस सेगमेंट से प्रश्न शामिल किए हैं जो राजस्थान जीके के अंदर शामिल है। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों यह वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जो कि आपका 15 से 16 मिनट या अधिकतम 20 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। दोस्तों जो आज का हमारा और अगला प्रश्न है वो है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, राजस्थान। दोस्तों अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों जो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो हमें राजस्थान, पंजाब और गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम थार के मरुस्थल की बात करें तो इसका जो अधिकतम हिस्सा है वो हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। वहीं इसका दोस्तों न्यूनतम हिस्सा हमें गुजरात और पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थार का मरुस्थल एक शुष्क मरुस्थल है जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर स्थित है। दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो थार के मरुस्थल के अंदर राजस्थान के लगभग और 12 से 13 जिले शामिल है जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61% कवर करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, राजा मान सिंह। दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो अकबर की जो सेना के सेनापति थे वो राजा मान सिंह हुआ करते थे। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1576 के अंदर यानी 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच और प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों आंशिक रूप से और अकबर की विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों यह हल्दी घाटी की बात करें तो यह स्थान हमें राजसमंद जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानसिंह और अकबर के एक प्रमुख सेनापति हुआ करते थे जिन्हें अकबर द्वारा और फरजत की उपाधि दी गई थी। इनको ही दोस्तों अकबर द्वारा सर्वाधिक मनसबदारी भी प्रदान की जाती थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, आमेर। दोस्तों जो आमेर राज्य है उसने सबसे पहले और मुगलों के साथ और वैवाहिक संबंध बनाए थे, वहीं दोस्तों समर्पण एवं सहयोग नीति अपनाई थी। अगर दोस्तों आमेर की बात करें तो आमेर के जो शासक भारमल थे उन्होंने और दोस्तों 1562 के अंदर और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह और अकबर से किया था। दोस्तों अगर हम हरकाबाई की बात करें तो कालांतर में इन्हें ही जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनका जो विवाह है दोस्तों 1562 के अंदर जब अकबर और जियारत के लिए
और अजमेर आ रहा था तो रास्ते में दोस्तों और भारमल की पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया गया था आमेर के अंदर, सावर के अंदर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी हम्मीर देव। दोस्तों रणथंभौर किले के अंदर और 32 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण हम्मीर देव ने अपने पिता की याद में करवाया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम 32 खंभों की छतरी की बात करें तो राजस्थान में 2 स्थानों पर हमें 32 खंभों की छतरी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम एक छतरी की बात करें तो दोस्तों वह हमें मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, और जो जगन्नाथ कछवा था उसकी छतरी हमें 32 खंभों की देखने को मिलती है। भाई दोस्तों एक छतरी हमें रणथंभौर किले के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बातारी फुलवारी की रचना किसने की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए विजयदान देथा। दोस्तों विजयदान देथा के द्वारा और जो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। अगर दोस्तों हम विजयदान देथा की बात करें तो वो राजस्थान के एक महत्वपूर्ण कवि एवं फिल्मकार माने जाते हैं। दोस्तों इनके द्वारा ही और अनेक जो मूवीज हैं उनकी स्टोरीज की रचना की गई थी। दोस्तों अगर इनकी अन्य रचना की बात करें तो अलगू हिटलर इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है, जो कि दोस्तों इसी ईयर और वीएसटीसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर हर उस सेगमेंट से प्रश्न शामिल किए हैं जिनकी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शुभ लक्ष्मी योजना का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए बालिका शिक्षा योजना। दोस्तों जो शुभलक्ष्मी योजना है जिसकी शुरुआत और दोस्तों 2013 के अंदर की गई थी, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वो बालिका शिक्षा के लिए लगभग 1 लाख की और धनराशि और उपलब्ध करवाना है। अगर दोस्तों इस योजना की बात करें तो इस योजना को दोस्तों 2016 के अंदर इसका नाम परिवर्तन करके और दोस्तों राष्ट्रीय योजना कर दिया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी राणा कुंभा। दोस्तों ये तीनों प्रशस्तियों से हमें और महाराणा कुंभा की विजय के बारे में और उनके दोस्तों की प्रसिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम रणकपुर प्रशस्ति की बात करें तो दोस्तों रणकपुर स्थान एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थान है जहां जो हमें दोस्तों पाली जिले के अंदर मथई नदी के किनारे देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्हें दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक और किले एवं महलों का निर्माण करवाया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 204 किमी। दोस्तों जो राजस्थान फीडर है यानी कि दोस्तों और दोस्तों जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है जो कि हमें और पंजाब से राजस्थान के अंदर आती है, उसका जो फीडर है यानी कि दोस्तों उसका जो जहां से यह और नहर निकलती है वहां से और राजस्थान की जो सीमा तक की लंबाई है दोस्तों वह और 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर दोस्तों हमें पंजाब और हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। बाकी का जो हिस्सा है वो हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1958 में और गोविंद वल्लभ पंत द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों और इसका जो पूर्ण कार्य हुआ था दोस्तों वो 1961 के अंदर हुआ था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें 1987 तक और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक और यह नदी का विस्तार कर दिया गया था। और दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, लूनी नदी। दोस्तों अजमेर के जो नाग पहाड़ है उससे हमें और लूनी नदी निकलती दिखती है। अगर दोस्तों हम लूनी नदी की बात करें तो यह राजस्थान की और दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र की और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जो कि राजस्थान के लगभग 6 जिलों के अंदर बहती है। दोस्तों इसकी शुरुआत अजमेर से होकर यह अजमेर, नागौर और फिर दोस्तों जोधपुर, पाली, जालौर से बहते हुए दोस्तों कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। दोस्तों यह राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा कवर करती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, मालदेव। दोस्तों मालदेव को और मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसका पितृहंता कहा जाता है। अगर दोस्तों हम पितृहंता शब्द की बात करें तो इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शासक जिसने अपने पिता की हत्या की हो। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मारवाड़ के दूसरे पितृहंता की बात करें तो वक्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। अगर दोस्तों हम मालदेव की बात करें तो मालदेव राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। इनके द्वारा और एक शेरशाह सूरी के साथ और दोस्तों 1544 के अंदर और प्रसिद्ध गिरी सुमेर का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, पाली। दोस्तों रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो हमें पाली जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम रणकपुर जैन मंदिर की बात करें तो यह और जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल माना जाता है। इसका निर्माण दोस्तों राणा सांगा के समय और रणकपुर यानी कि पाली जिले के अंदर मथई नदी के किनारे किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादन होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 12। दोस्तों राजस्थान के 12 जिले में और सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों हम 12 जिले की बात करें, अगर दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मसाले के उत्पादन में और राजस्थान अग्रणीय राज्य माना जाता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का मेथी, जीरा और धनिया के उत्पादन में संपूर्ण भारत में पहला स्थान माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर राजस्थान में फलों की बात करें तो श्रीगंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है। वहीं दोस्तों और बाड़मेर और जालौर जिले के अंदर और विश्व के सर्वाधिक ईसबगोल लगभग 40% ईसबगोलों का उत्पादन इन 2 जिलों के अंदर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचाना किस जिले में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, अलवर। दोस्तों जो राजस्थान का अलवर जिला है उसके अंदर और नीमूचाना नामक स्थान है। इस पे दोस्तों और 1923 से और 25 के मध्य किसान आंदोलन हुआ था, जो कि दोस्तों और करों की अधिकता के कारण और किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों इसी आंदोलन में दोस्तों और 14 मई और 1925 को दोस्तों किसानों ने एकत्र होकर और जो दोस्तों वहाँ के जमींदार थे उनके खिलाफ और करों के लिए विद्रोह किया था। दोस्तों इसी विद्रोह को कुचलने के लिए और इन किसानों पर, निर्दोष किसानों पर गोलियां दागी गई, जिसमें लगभग दोस्तों और हजारों किसानों की मृत्यु हो गई और कई हजार घायल हो गए थे। दोस्तों इसी कांड को और महात्मा गांधी द्वारा दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सोनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, झुंझुनू। दोस्तों जो सोनारी सभ्यता है वो हमें झुंझुनू जिले से प्राप्त हुई है। अगर दोस्तों हम सोनारी सभ्यता की बात करें तो यह एक लोह युगीन सभ्यता है, जहां पर दोस्तों हमें और लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों यहीं पर और सबसे पहले हमें और लोहे का एक कटोरा भी प्राप्त हुआ है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूं सबके मैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपकी ओवरऑल राजस्थान जीके का और जो रिवीजन है वो करवा रहा हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, सरसों की भूसी उपलब्ध है। दोस्तों राजस्थान और सरसों के उत्पादन में और सर्वाधिक पहले स्थान पर माना जाता है, जिसके कारण दोस्तों राजस्थान के अंदर सरसों की जो भूसी है उसका अधिकतम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिससे दोस्तों बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो अगला प्रश्न है आज का हमारा वो है, वनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, किशनगढ़ से। दोस्तों वनी ठनी जो पेंटिंग है उसका संबंध और किशनगढ़ से माना जाता है। दोस्तों वनी ठनी चित्र शैली में और प्रेम से संबंधित लघु चित्रों का निर्माण किया जाता है। अगर दोस्तों हम इस चित्र शैली की बात करें तो इस चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो सावंत सिंह के समय माना जाता है, जहां पर दोस्तों और मोनालिसा यानी दोस्तों जो वनी ठनी का चित्र है उसका निर्माण जो निहाल चंद जो सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार हुआ करता था उसके द्वारा किया गया, जिसे दोस्तों राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मतीरे की राड़ किन के मध्य हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, कर्ण सिंह और अमर सिंह। दोस्तों मतीरे की राड़ जो कि राजस्थान का एक सबसे हास्यास्पद एवं महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। दोस्तों यह युद्ध और 1644 के अंदर बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध की शुरुआत एक मतीरे यानी कि तरबूज के लिए और हुई थी। दोस्तों इस युद्ध में और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह की विजय हुई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में और कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो विकल्प ए, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। विकल्प बी, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है। विकल्प सी, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। और विकल्प डी, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। दोस्तों यह कथन और बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक जो महिला साक्षरता और राजस्थान की ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता वो हमें कोटा जिले के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों जयपुर जिले का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। बाकी के दोस्तों जितने भी कथन है जैसे कि न्यूनतम महिला साक्षरता वो हमें जालौर जिले के अंदर देखने को मिलती है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ के अंदर है। तो विकल्प तीनों इसके सही होंगे, विकल्प ए इसका गलत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 2 अक्टूबर और 2011 के अंदर और राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपरमाल। दोस्तों इस जो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का जो पठारी भूभाग है उसे उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रेड कोर है। दोस्तों इसमें हमें रेड कोर की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसके जो दोस्तों हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसे हम रेड कोर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम रेड कोर की बात करें तो 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कार्य दोस्तों राजस्थान के अंदर और सड़कों का निर्माण करना है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नया सवेरा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, टोडा पोस्ट पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। दोस्तों जो नया सवेरा जो कार्यक्रम है उसका जो संबंध है दोस्तों जो टोडा पोस्ट है, यानी कि दोस्तों जो अफीम की तस्करी करते थे उससे जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं उनके लोग हैं उन्हें उस क्षेत्र से और मुक्त करवाना और उनके लिए एक नए सवेरा यानी कि दोस्तों उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना और एक अच्छी जिंदगी उन्हें उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 2015 के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
13 ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, मांगी बाई। दोस्तों राजस्थान का जो प्रसिद्ध एक नृत्य है 13 ताली नृत्य, इसका संबंध और मांगी बाई से माना जाता है, क्योंकि दोस्तों मांगी बाई इस नृत्य की एक महत्वपूर्ण नृत्यांगना है। अगर दोस्तों हम 13 ताली नृत्य की बात करें तो यह नृत्य राजस्थान का एक प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है, जिसका दोस्तों आयोजन है दोस्तों रामदेव जी के मेले के अंदर और कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों और 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण और 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे होंगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे चैनल द्वारा आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी और हमारे चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और दोस्तों राजस्थान जीके से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आज ही और सब्सक्राइब एवं फॉलो करें जी शिक्षा पोर्टल को।